नमस्कार, मैं हूं असगर और यह है दल्ललनटॉप.com का न्यूज़ रूम। अगस्त का महीना चल रहा है। ये वो महीना है जिसमें देश आज़ाद हुआ बंटवारे का दर्द लेकर, अपनों को खोकर। बंटवारे के दर्द को वही अच्छे से समझ सकता है जिसने इस दर्द को सहा हो, जिसने अपनों को खोया हो, जिसे अपना घर छोड़ना पड़ा हो। देश आज़ाद हुआ, देश के टुकड़े हुए, दंगे हुए, फसाद हुए, कत्ल हुए, मर्डर हुए, रेप हुए। देश के बंटवारे पर तमाम लेखकों ने उपन्यास लिखे, कहानियाँ लिखी। हम आपको बताएंगे पंजाब बंटवारे का दर्द, पंजाब बंटवारे के 70 साल। शुरू कर रहे हैं हम ये सीरीज जिसमें 7 कड़ियों में हम पंजाब की कहानियाँ सुनाएंगे। इनको लिखा है अमनप्रीत सिंह गिल ने, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और खालसा कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। शुरू करते हैं पहली किस्त। ये हैं अमनप्रीत, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर। इन्होंने लिखा है कि पिछले साल जब अमृतसर में पार्टीशन म्यूजियम बनाने की बात चली तो ये बात नागवार सी गुजरी। विभाजन का अनुभव पंजाबी लोगों के लिए इतना दुखांत तक भयावह, सन कर देने वाला और शर्मसार कर देने वाला था कि इसको भुला देना ही उचित लगता था। दिल्ली में बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जो विभाजन की याद के नाम पर चुप्पी साध लेते हैं। विभाजन के साथ जुड़ा दुख अनुभव कोई एक तरह का नहीं था कि इंसान सीने पर पत्थर रखकर सह लेता। विस्थापन, कत्ल, बलात्कार, अपहरण, बदहाली, कमीनगी, विश्वासघात और हैवानियत, इन सबको कोई क्यों याद करे। इसलिए म्यूजियम की एक मीटिंग में मैंने किशोर देसाई को ये जताया कि इसमें विभाजन के अनुभव के बजाय अविभाजित पंजाब की साझा जीवन शैली को याद करना ज़्यादा ज़रूरी है। विभाजन से पहले का पंजाब इतिहास बन चुका है। इस समय के लोगों को आपसी सद्भाव के अवशेष आज बहुत कम बचे हैं। रंजीत सिंह के ज़माने में पंजाबियों के सद्भाव को शाह मोहम्मद ने लिखा था, राजी बहुत रहने मुसलमान हिंदू, कदे नहीं सी तीसरी जात आई। शाह मोहम्मद को यह अंदाज़ा नहीं था कि एक सदी बाद यह तीसरी कौम यानी कि एक अंग्रेज़ पंजाब के टुकड़े कर जाएंगे। हंसता खेलता पंजाब नफ़रतों में बढ़ गया। जो उसके अपने थे वो छिटक गए, कुछ इधर रह गए, कुछ उधर चले गए। अविभाजित पंजाब में साझा जीवन शैली कोई हैरानी की बात नहीं थी। भाषा तो सभी की एक ही थी। रिहायशी आबादियां छिटपुट को छोड़कर सांप्रदायिक दायरों में नहीं बसी थीं। सांप्रदायिक पहचान को कायम रखने के लिए पंजाब का मध्यम वर्ग ही तत्पर था, जिसको इस पहचान के चलते अंग्रेजी राज की सुख सुविधाओं में से हिस्सा मिलना था। साधारण लोगों के लिए तो रोटी ही चंद्रमा थी, जिसकी मध्यम रोशनी में वे जिंदगी का अंधकार काटने की कोशिशों में लगे रहते थे। रोज़ाना जिंदगी में हिंदू मुस्लिम का सद्भाव एक सहज क्रिया थी, जिसका कोई विशेष प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं रहती थी। इस सद्भाव में कहीं कहीं सांप्रदायिक पहचान अपना क्रूप चेहरा भी दिखाती थी। रेलवे स्टेशनों पर मौजूद हिंदू पानी और मुसलमान पानी के कुंभ अंग्रेजी निज़ाम की सांप्रदायिक कर्तव्य निष्ठा का दम भरते थे। चुनाव, नौकरियां, शिक्षा, व्यापारिक कोटा, फौज की भर्ती, सार्वजनिक जीवन का हर पहलू सांप्रदायिक पहचान पर निर्भर करता था। जुबान चाहे पंजाबी थी, लेकिन इसमें भी लिपि के बखेड़े सांप्रदायिक आधार पर मौजूद थे। पंजाब का सामूहिक धार्मिक अनुभव सहनशीलता और मेलजोल वाला था। इस सहनशीलता की सबसे बड़ी बुनियाद सूफीवाद था। पंजाब में हिंदू, सिख और मुस्लिम धर्मों को सूफीवाद की परंपरा ने एक सूत्र में बांधे रखा था। उस समय तक पंजाब में सांप्रदायिक हिंसा की मिसालें सिर्फ उंगलियों पर ही गिनी जा सकती थीं। एक दो कोई कहीं कभी कभार हो गई। अविभाजित पंजाब में जीवन एक सहज गति से चल रहा था। जब देश और पंजाब के विभाजन का निर्णय किसी उल्का पिंड की तरह यहाँ पर गिरा और यहाँ के इंसानी धरातल पर एक गहरा गड्ढा कर गया। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा एक देश का बंटवारा था, पंजाब और बंगाल दो प्रांतों का। 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग को यूपी में मिनिस्ट्री का हिस्सा न बनाया जाना, 1938 में कांग्रेसी मंत्री परिषद के त्यागपत्र को जिन्ना के मुक्ति दिवस का नाम देना, 1930 में अल्लामा इकबाल की उत्तर पश्चिमी मुस्लिम बहुल राज्यों का स्वायत्त राज्य बनाने की स्कीम, रहमत अली का पाकिस्तान नाउ और नेवर का किताबचा, 1939 में मुस्लिम लीग के कराची में दो कौमों का सिद्धांत, 1940 के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव, 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा पाकिस्तान की संभावना की अप्रत्यक्ष हिमायत, अप्रैल 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा पाकिस्तान के विचार का विरोध, लेकिन व्यवहार में उसके लिए ज़मीन तैयार कर देना, ये सब कुछ एक बारूद की शक्ल में मौजूद था। जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 के दिन
प्रत्यक्ष कार्यवाही का दिन घोषित करने से इस बारूद में पलीता लगा दिया। इसकी वजह से कलकत्ता का कत्लेआम हुआ, जिसमें 4000 लोग मारे गए। अक्टूबर में 9 आखली के भयानक फसाद हुए। इन खबरों ने पश्चिमी पंजाब के पोठोहार में मार्च 1947 में हिंदू सिखों के कत्लेआम को उत्साहित किया। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसमें अल्लामा इकबाल और चौधरी रहमत अली हैं। अल्लामा इकबाल ने जो मुस्लिम बहुल राज्यों को स्वायत्त राज्य बनाने की स्कीम दी थी, और रहमत अली पाकिस्तान नाउ और नेवर का किताबचा देने वाले थे। इस सूरत हाल में समझ यही आ रहा था कि भारत पाक विभाजन होने से सांप्रदायिकता खत्म नहीं होगी। जब तक पंजाब और बंगाल का सांप्रदायिक विभाजन नहीं होता, पंजाब का मामला ज्यादा पेचीदा था, क्योंकि यहाँ पर सिख तीसरी शक्ति की शक्ल में मौजूद थे। सिख नेताओं के दबाव में कांग्रेस ने 15 अप्रैल 1947 को पंजाब को मुस्लिम और गैर मुस्लिम हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव पारित कर दिया। हदबंदी कमीशन की स्थापना का ऐलान कर दिया, जिसका अध्यक्ष श्री रेडक्लिफ था। इसका उद्देश्य पंजाब और बंगाल की क्षेत्रीय हदबंदी करना था। इसके साथ ही पंजाब पार्टीशन कमेटी बनाई गई, जिसमें गोपीचंद भार्गव, सरदार स्वर्ण सिंह, मुमताज दौलताना और जाहिद हुसैन थे। इसका उद्देश्य बंटवारे के प्रोसेस का संचालन करना था। साथ ही साझा पंजाब के प्रशासनिक अमले, संपत्ति, संस्थान, देनदारियां, आधार संरचना जैसी हर चीज को बांटना था। इस वक्त तक आबादी के तबादले की ना कोई संभावना बनी थी और ना ही किसी ने ऐसा कोई अंदेशा जाहिर किया था। इस संभावना के प्रति ऐसी उच्च स्तरीय अलगर्जी पंजाब में 5 से 7 लाख लोगों के कत्ले आम का कारण बनी। अंग्रेजी मुहावरे के लिहाज से यूं कह लें कि उस वक्त तक कमरे में बैठे हाथी पर किसी की नजर नहीं पड़ी। तो ये थी पंजाब बंटवारे के 70 साल की पहली किस्त। अगली किस्त में हम बताएंगे पंजाब के किसी दूसरे पहलू के बारे में, क्या था पंजाब, पंजाब के पूर्वी पंजाब के बारे में, पश्चिम पंजाब के बारे में। आप देखते रहिए thelallantop.com। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए। शुक्रिया।